कर लेते हैं रिकॉर्ड। जो बाद में आएंगे वो अपना देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और स्क्रीन शेयर कर लेते हैं ग्रीन स्किल का। जी यार, तुमको ध्यान है लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? गुरुजी हम ज्वाइन नहीं किए थे लास्ट क्लास। अच्छा, हंसिका? गुरुजी हम भी ज्वाइन ठीक नहीं हो गुरुजी, पाए हम थे, लोग मैं सॉइल नेटवर्क इरोशन के बारे में पढ़ रहे थे। कौन सा हेडिंग था? फैक्टर कॉजिंग इम्बैलेंस इन आवर इकोसिस्टम। उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना? ठीक, चलते हम स्लाइड पे। देखिए, हाँ, इस स्लाइड को एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, जो फर्स्ट सेशन में दिखाया था। क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग? सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। सो वी डिस्कस इन लेटर क्लास, in last class, sorry, not later, in last class we are discussed about the society and environment. Later in this session we are discuss on conserving natural resource. In last class we are also discussed about the relationship between society and environments. And current session we are going to discuss about the ecosystem and factor causing imbalance. अब इस वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे? इकोसिस्टम एंड फैक्टर कॉजिंग इम्बैलेंस जो है, इसमें जो कुछ पॉइंट छूटे हैं उसको हम लोग देखेंगे। और आज के क्लास में हम लोग नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन जो है इसको और इकोसिस्टम फैक्टर कॉजिंग इम्बैलेंस दोनों को देखेंगे। और एक और छूट जा रहा है हमारा, जो ग्रीन इकोनॉमी एंड इम्पोर्टेंस, उसको मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना के आपको दे के इस पार्ट को एंड करें। नहीं तो हो सकता है कि हमारा ऑफलाइन क्लास जब शुरू हो जा रहा है तो उस वाले क्लास में हम लोग ग्रीन इकोनॉमी एंड इट्स इम्पोर्टेंस को देख के ये पार्ट हम लोग खत्म कर लेंगे। मैं आज क्या कर रहा हूं कि इस पार्ट का जो पूरा पार्ट है एनसीईआरटी का, वो आपको मैं आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूं। ठीक, आप भी एक बार उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और जो आपके मन में क्वेश्चन अराइज होता है वो ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन जैसे भी रहा हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अभी किसी को कुछ पूछना है शुरू में तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं शुरू करूं। लग रहा है क्या कुछ कि कुछ छूटा है? हाँ बोलिए गुरुजी फिर से ग्रीन स्किल फिर से बता दीजिएगा अच्छे से। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार बता देंगे, लिखने लायक बता देंगे कि आप लिख सके, है ना? बस इतना ही काम है। लिखने आ गया समझो कि हमने पाठ पढ़ लिया, लिखने नहीं आया तो समझो कि हमने पाठ पढ़ा है। और किसी को कोई डाउट है या लग रहा है कि मेरा ये छूटा वो छूटा? तो अभी बात कर लेते हैं, ताकि अगर बीच सेशन में समय मिल गया तो उसको डिस्कस कर लेंगे। गुरुजी एक बार कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता दीजिएगा ना। ये तो आज हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इकोसिस्टम एंड फैक्टर कॉजिंग इम्बैलेंस। हमारे इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस, असंतुलित करने वाले कौन कौन कारक हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आज ही नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये दो बात स्पष्ट हो जाना चाहिए सबको। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता। बीच में किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है। हम लोग थे यहाँ पे, है ना? लास्ट क्लास में we are discussing about deforestation and degradations of land and soil erosion. I also tell you कि आपको मैंने बताया था कि डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और हम इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, यानी हम इसको बचा कैसे सकते हैं। तो डिफोरेस्टेशन को कैसे बचा सकते हैं? एफोरेस्टेशन करके, पेड़ लगा के, है ना, या रीफोरेस्टमेंट कहा जाता है, या एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना। ठीक है,
रिफोर्समेंट भी कहा जाता है, इसको रिफोर्स्टेशन भी कहा जाता है, यानी फिर से उसको लगा देना है। और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोशन, मिट्टी का कटाव, मैंने आपको समझाया था कि बिहार जो अपना राज्य है इसमें भी ये समस्या है, वी आर फेसिंग एवरी ईयर। तो इसको कैसे कम करेंगे, तो इसको कम कैसे करेंगे, तो इसमें भी वही हमको एफोरेस्टेशन वाला टेक्निक लगाना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे नदियों का जो मार्ग है, जो पाथवे है, वो इधर उधर चेंज नहीं हो, अपने मार्ग से ही बढ़ते रहे। तो इस तरह से हम सॉइल इरोशन और डिफोरेस्टेशन से बच सकते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, और इसी हेडिंग में यानी इकोसिस्टम एंड फैक्टर कॉजिंग इम्बैलेंस में ही और कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक, तो आज हम लोग यहां से शुरू करते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, क्या मतलब कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उसका दुरुपयोग, है ना, या बहु उपयोग कहा जाता है, कि बिना मतलब का भी प्रयोग कर रहा है, उसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या उसका और इंग्लिश वर्ड है एक्स्ट्रावेजेंसली या एक्स्ट्रावेजेंस, बहुत आवश्यकता से अधिक। सपोज करो कि आपका मंथली खर्च है 5 रुपए, मान लेते हैं, अब आपको मिल गया कितने, 50 रुपए, तो आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा दृष्टि? सपोज करो योर पॉकेट मनी इज 5 रुपया एंड गेट 50 रुपीज, व्हाट यू सपोज टू डूइंग दृष्टि? मीन पॉकेट मनी है 5 रुपीज और आपको मिल गया 50 50 रुपीज रुपए, क्या? 50 रुपए आपको मिल गए, क्या कीजिएगा? उसको हम एफॉरेस्टेशन में यूज कर सकते हैं। देखो ये केवल सोच ही रही है, हंसिका बताएगी। हंसिका, सपोज करो कि तुमको गुरुजी उसको सेव कर सकते हैं कि बाद में यूज होगा तो हम उसका यूज कर सके। बहुत चलाक, बहुत चलाक, ऐसा रियल लाइफ में तो तुम करोगी नहीं। श्रेयांशी क्या करोगी? श्रेयांशी जी गुरुजी, क्या करोगी? उसको बचा के रखेंगे। सब बचाने के चक्कर में लगा है, ऐसा कोई करेगा जी? बचाएगा कोई? कौन बोलेगा रियल में क्या करेगा वो? ईमानदारी से क्या करेगा? खुशी? गुरुजी रियल में भी सेव ही करते हैं हम लोग। मान नहीं सकता, कहेगी चलो थोड़ा सा ये खरीद देते हैं, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा मिला हुआ है, 5 रुपए तो रोज बचा देते हैं आप। खुशी? जनरल, हाँ ठीक है, जनरल टेंडेंसी क्या है, सपोज करो कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया, ठीक, इतना एक्स्ट्रा हो गया कि हमेशा आप सोच रहे हो क्या करूं इस पैसे का, ठीक, तो क्या होता है कि आप सामान खरीदने गए, बोला 5 रुपए, आप कहें कि नहीं तुम 7 रुपए ले लो, जिस चीजों की जरूरत नहीं है वो चीज आप लगे खरीदने, तो क्या होता है इससे, इसको कहते हैं एक्स्ट्रावेजेंस, ज्यादा खर्चीला हो गया है। ठीक, उसी तरह ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि जिसका जरूरत नहीं है उसका भी हम ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इसको और ऐसा समझ सकते हैं, सपोज करो कि आप 2 बाल्टी में नहा सकते हैं, लेकिन आपने 10 बाल्टी पानी चलाया, आप बिना मतलब का थोड़ा सा इधर फेंके, थोड़ा सा उधर फेंके और नहा रहे हैं, ठीक, तो क्या हुआ, वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग इट विदाउट एनी कॉज, और इस तरह से हम बिना किसी कारण के उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसको हेडिंग डाल लीजिए आप, इस इकोसिस्टम एंड फैक्टर कॉजिंग इम्बैलेंस में एक ये भी कारक है कि किसी भी चीज का, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स सारे किस चीज, किन 4 कैटेगरी में आ जाएंगे, तो एयर में आ जाएंगे, है ना, लैंड में आ जाएंगे, एनर्जी में आ जाएंगे, ये सारे जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, दे ऑल फॉल इन दैट कैटेगरी, इन 4 कैटेगरी। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स में हम क्या देखेंगे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं। हमारा काउंटर पार्ट क्या होना चाहिए,
हम क्या करेंगे एज ए ग्रीन स्किल्स एंड एज ए ग्रीन इकोनॉमी, व्हाट वी आर सपोज टू डूइंग, वी आर गोइंग टू कर्टल द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स। किसी भी चीज नेचुरल रिसोर्स का जो है हम दोहन नहीं करेंगे। नहीं कहता है कि एकदम हमको ये करके रख दिया है, हमको ज्यादा किसी चीज का पे करना पड़े, या फिर ज्यादा समझिए कि ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ज्यादा खर्चीला था, वैसे ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी है। किसी भी नेचुरल रिसोर्स का हम ऐसा प्रयोग नहीं करें जिससे आने वाले समय में उसकी कमी हो जाए। ठीक, अब मैं और रियल एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। जैसे हम वाटर पे ही चलते हैं, वाटर हमारा नेचुरल रिसोर्स है। ठीक, अब हम इसका बेतहास प्रयोग करें, यानी ओवर एक्सप्लॉइट यूज करें इसको, या एक्स्ट्रावेजेंसली यूज करें, तो क्या होगा ये कि आने वाले 1-2 दशक में पानी का समस्या हो जाएगा। देयर आर क्राइसिस ऑफ वाटर। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि महाराष्ट्र का एक जगह है लातूर, है ना। आज से 10 साल पहले वहां पानी की कोई समस्या नहीं थी, है ना। लातूर में पानी पाया जाता था। अब अभी वर्तमान का सिचुएशन क्या है कि वहां पानी मिल ही नहीं रहा है। टैंकर्स आते हैं पानी के, लाइन लगा रहता है, लोग उसमें से अपने पीने योग्य ही पानी ले पाते हैं। ठीक, नहीं तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करके पानी लाना पड़ता है। सोचो ऐसी सिचुएशन है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री वगैरह कुछ लगे और ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ वाटर का, और इस तरह से शॉर्टेज ऑफ वाटर या वाटर क्राइसिस हो गया वहां। ठीक, तो हम क्या करें? तो हम ये करें कि हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स का दोहन नहीं करें। बात समझ में आ रहा है? जी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या होना चाहिए, हमारा पार्ट क्या होना चाहिए और क्या होता है, बताइए आप कोई। चलो सलोनी बताएगी। सलोनी। नहीं बताएगी। कोई अपने से बताएगा क्या समझा उसने ओवर एक्सप्लॉयटेशन से? किसी भी नेचुरल रिसोर्स का बहुयात में प्रयोग, वो क्या कहलाता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यूज करना। हाँ, हमको क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। हाँ, जितना जरूरत हो उतना ही हमको प्रयोग करना चाहिए। ठीक ठीक, तो to satisfy our need we are not only using the resource available to us but we are exploiting them as well। जो हमारे पास गॉड गिफ्टेड है या नेचुरल रिसोर्स है, हमको उसका केवल प्रयोग ही नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? उसका एक्सप्लॉइटिंग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा बृहद तौर पे करते हैं। वी आर ग्रेट टर्म्स ऑफ वेस्ट ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ रिसोर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर आवर ऑन सेल्फ टू ब्रेथ फ्रेश एयर। अब इसके कारण क्या होता है? बहुत सारे वेस्ट जो हैं वो जनरेट होते हैं, और इससे बहुत सारी बीमारियां भी होने लगती हैं, बहुत सारे पॉल्यूशंस भी होते हैं। तो ये सारे पॉल्यूटेंट जो हैं हमारे लिए हानिकारक हैं, जिसके कारण क्या होता है? आने वाले समय में, अभी जैसे मान लीजिए कि छपरा में हम रहते हैं, ठीक, तो छपरा अभी उस कैटेगरी में नहीं है ना, ना यहाँ पे उतना पॉपुलेशन है, ना यहाँ पे उतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, ना यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इस कारण तो हम अभी सेफ हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर हम सचेत नहीं हुए, इफ वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट द ग्रीन इकोनॉमी या ग्रीन स्किल, तो यहाँ भी वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले 2-3 दशक में यानी 30-40 साल में ये समस्या यहाँ पे भी हो जाए। ठीक, तो इसलिए हम पहले से अवेयर रहे कि हमको नहीं, ऐसा चीज हम नहीं करें ज्यादा, जिसके कारण ज्यादा मात्रा में हमारा पॉल्यूशन जो है हो। और जब पॉल्यूशन होगा तो रिसोर्स, इसका मतलब क्या कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज का बहुयात मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक, अभी हम बहुयात मात्रा में उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है? सॉइल्स डिग्रेडेशन में जो है समस्या आएगी, सॉइल्स का जो इनफर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगा, और ये सॉइल पॉल्यूशन का कारक बन जाएगा।
इस तरह से हम देखेंगे तो ये सॉइल पोल्यूशन का कारक बन जाएगा। तो इतनी बड़ी हमारी दृष्टि चाहिए तब हम समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, ये जो बोल्ड लेटर में है उसको आप लिखते चलिएगा, ये सारे हेडिंग्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, इंडस्ट्रियल्स एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस, ये नोट कर लीजिए, बाकी आप समझ जाइएगा। आगे मैं एक ऐसा आपको ये की पॉइंट लिखा देता हूं जिससे ये सारे याद रहेंगे। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस, ये क्या होते हैं। देखिए, इंडस्ट्री जरूरी है। भारत जैसे अगर देश में इंडस्ट्री नहीं हो तो हम बहुत पीछे चलते जाएंगे। तो इंडस्ट्री लगाना बहुत जरूरी है भारत में, क्योंकि हम विकासशील देश हैं, हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अगर इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगेगा यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार होंगे तो आप जानते हैं कि इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था है जो खराब होती जाएगी, पर कैपिटा इनकम गिर जाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत जरूरी है। अब एक तरफ ये देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ क्या कि हमको इंडस्ट्री से इमिशंस होने वाले, निकलने वाले पोल्यूटेंट को भी कंट्रोल करके रखना है, ये भी जरूरी है। तब जाके हम ग्रीन स्किल्स का सही प्रयोग कर पाएंगे। कैसे? इंडस्ट्री भी लगाना जरूरी है, लेकिन उसमें से निकलने वाले हानिकारक पोल्यूटेंट जो है या पोल्यूशन उसके कारण जो हो रहा है उसको भी हमको कम करना है। ये दोनों दृष्टि होना चाहिए। जैसे अब एक एग्जांपल देता हूं, कानपुर शहर का नाम आपने सुना होगा। कानपुर में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ शुरू में, तो क्या हुआ कि वहां पे केवल इंडस्ट्री लगाना ही फोकस था, लोग इंडस्ट्री लगाते गए, लेकिन ये उनके दिमाग में नहीं आ रहा था कि इससे जो पोल्यूटेंट निकलेगा उसका क्या, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जो वेस्ट जनरेट होगा उसका क्या। तो लोग ले जाकर गंगा नदी में फेंकने लगे। वहां पे जो इमिशंस होता था फैक्ट्री से, उसके कारण वहां के लोगों में श्वास की समस्या होने लगी, लोगों का फेफड़े वगैरह बहुत जल्दी खराब होने लगे, लोग टीबी से ग्रसित होने लगे। और कानपुर के क्षेत्र में गंगा नदी वहां से एकदम होके गुजरती है सट के, तो क्या हुआ, गंगा इतना पोल्यूटेड हो गया कानपुर के पास कि फिर वो कहा नहीं जा सकता कि कितना पॉल्यूशन लेवल उसमें बढ़ गया था। वो शुरू इनिशियल स्टेज में, फिर वहां पे अवेयरनेस जगा लोगों में ग्रीन स्किल के प्रति, वहां पे सारे कंपनी ने हायर किया कि कुछ ऐसे इंजीनियर्स बुलाया जाए जो ग्रीन स्किल इंप्लीमेंट करके और उस चीज को कर्टल कर सके। तो फिर सीवर प्लांट्स लगा गंगा में, ट्रीटमेंट प्लांट लगा, जिससे कारण क्या था कि पोल्यूटेंट जो थे अलग हो जाते थे, पानी में नहीं मिल पाते थे, और जिससे वो अलग हो गए। उसी तरह इमिशंस को भी कंट्रोल किया गया कि कैसे जो निकल रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए, तब वर्तमान में जो है कानपुर थोड़ा सा रहने योग्य हो पाएगा। नहीं तो सबसे प्रदूषित शहरों में नाम गिना जाता था पटना, कानपुर। पटना में तो अभी उतना इंडस्ट्री नहीं है, अभी बढ़ रहा है, लेकिन कानपुर में बहुत लग गया था। तो देख रहे हैं, इंडस्ट्री लगना भी चाहिए और उससे होने वाले इमिशंस को कंट्रोल भी करना है। अब इसके कारण क्या होता है कि जो वेस्ट डंप होता है, जो वेस्ट फेंका जाता है, उसके कारण क्या होता है कि जैसे पानी में फेंक दिए तो वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल में मिला दिए तो सॉइल पोल्यूशन हो गया। तो उस चीज का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो वो समस्या कर देगा। तो हमारा की पॉइंट क्या है, कौन सा इंबैलेंस कर रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस भी हैं हमारे इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर रहे हैं। इकोसिस्टम समझ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट और ह्यूमंस के बीच में जब रिलेटिव इन्वायरमेंट हो जाता है तो हमको कहते हैं इकोसिस्टम है, यानी साइकिल बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन, लूप बिटवीन, ऐसा भी कह सकते हैं कि द लूप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग इज नोन एज इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम इक्वल टू इन्वायरमेंट प्लस ह्यूमन बीइंग। तो इकोसिस्टम को फैक्टर, कौन कौन फैक्टर इम्बैलेंस कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोशंस, ये सारे क्या है, तो ये फैक्टर जो है इम्बैलेंस कर रहे हैं।
हमारे इकोसिस्टम को। ठीक है, अब ये जो है आप एक फिगर अपने इस पे बना लीजिए कॉपी पे, और देखिए इस फिगर से ही हमको याद रखना है सबको कि डिफोरेस्टेशन है, फिर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोशन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, और फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिस है। माइनिंग प्रैक्टिस का मतलब केवल छोटे स्तर पे नहीं समझिएगा, इसको बहुत बड़े पैमाने पे समझिएगा। माइनिंग, फॉल्टी माइनिंग मतलब क्या? अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पहाड़ वगैरह काट के मैदान रोड बन रहे हैं, या रेलवे का एक्सपेंडिशन हो रहा है, रेलवे ट्रैक का एक्सपेंशन हो रहा है, वैसे जगहों पे जहां पे हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, या फिर ऐसे जो सीधा संपर्क में। अब कभी कभी हिमाचल वगैरह में क्या होते हैं, या जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाका है, वहां पे पहाड़ काट काट के रोड बनते हैं या रेलवे ट्रैक बनते हैं। रेलवे ट्रैक तो बन गया, लेकिन कुछ दिनों बाद पता है पूरा पहाड़ ही पलट गया, रोड पे आ गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो है वहां पे माइनिंग जो हुआ था, काट काट के बनाया गया था, तो उससे क्या हुआ, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पूरा गिर गया। तो फॉल्टी माइनिंग में बहुत चीज आते हैं, कितने फॉल्टी माइनिंग भी होते हैं जो जमीन के नीचे खोद के निकाले जाते हैं। तो फॉल्टी माइनिंग मीन्स व्हाट, कि हमको होलिस्टिक तौर पे मानना पड़ेगा कि सब चीजों पे जहां भी इलीगल टाइप का माइनिंग हो रहा है, इलीगल मतलब क्या कि चोरी छिपे अवैध भी हो रहा है, उसको भी हम इसमें माइनिंग में मानेंगे। जो सही माइनिंग भी हो रहा है, यानी गवर्नमेंट भी करवा रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ, वो किसको कहेंगे हम लोग? वो सारे फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अब देखिए क्या है, इन सब के बीच में इंटरकनेक्टिविटी दिख रहा है क्या आपको? बताइए, क्या डिफोरेस्टेशन कनेक्ट है क्या डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल से? उसी तरह क्या डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोशन क्या कनेक्ट है क्या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स से? देख के बोलिए तो आप, जी क्या है वो। है? जी है। किसी को ऐसा जी। लग रहा है कि नहीं है या है? सब लोग अपना अपना मत दीजिए, तो क्या लग रहा है? कुछ लोगों ने कहा कि है, ठीक है। किसी को ऐसा भी लग रहा है क्या कि नहीं है? कोई नहीं ऐसा, ठीक है। बोलिए कैसे लग रहा है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये बताना है। हाउ दिस, फर्स्टली डिफॉरेस्टेशन। हाँ बोलिए। डिफॉरेस्टेशन होगा तो पेड़ का जो हाफली कटा हुआ पार्ट है वो अच्छे से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो रूट जो है, रूट वगैरह अंदर पूरे ग्राउंड के अंदर रहेगा, तो हाफ पार्ट रह जाएगा। तो फिर उसको डिगिंग किया जाएगा, जिससे फिर लैंड में सॉइल इरोजन वगैरह होगा। उसके बाद वो सब हार्मफुल होगा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। और जो बिल्डिंग भी बनाए जाएंगे उस पे भी इफेक्ट होगा, बिल्डिंग मतलब अच्छी तरह से नहीं सेटअप हो पाएगा, और माइनिंग में भी डिस्टरबेंस होगा। चलिए, और कोई? और कोई बोलना चाहेगा या बताना चाह रहा है तो बताइए। बोलने में बहुत दिक्कत है आप लोगों को, बोल नहीं पा रहे हैं आप, लिख पा रहे हैं कि नहीं वो भी समस्या है। सोच के रखिएगा, है ना, फिर आपसे ही पूछेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सब मैं ही बोलूंगा तो आप क्या बोलिएगा यार, जरा सोच के रखिए। हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। हेडिंग डाल लीजिए, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। जो प्राकृतिक, हाँ बोलिए। आप पहले बोले थे ना कि नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड कंजर्विंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में डिफरेंस है, वो बता दीजिए ना। बता देते हैं, इसको समझ तो लो। नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, है ना, ये हेडिंग आप डाल लीजिए अभी। हो गया? जी। चलिए ठीक।
अब इसमें हमको 4 पॉइंट ऐसे बना लीजिए कि नेचुरल रिसोर्स कैन बी लार्जली सीन एज एयर, वाटर, लैंड, और लैंड में ही सॉइल एंड फॉरेस्ट आ जाएगा, और एनर्जी। इन 4 चीजों को हमको कंजर्व करना है, बचाना है ना। किन किन चीजों को बचाना है तो ध्यान रखिए, एयर, वाटर, लैंड एंड एनर्जी। इसी में जितने नेचुरल रिसोर्स हैं सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक। तो हम जानते हैं क्या कि इन चीजों को ही बचाना क्या कहलाता है, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाएगा, ठीक। अब हम देख रहे हैं क्या कि इनमें जब पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है तो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक, ठीक, हमारे सिविलाइजेशन सोसाइटी के लिए भी बहुत खतरनाक है, और ये इम्बैलेंस तो करेगा ही करेगा। हमने देखा है कि इन चीजों में अगर पॉल्यूशंस बढ़ जाए या पोल्यूटेंट की मात्रा बढ़ जाए तो वो क्या कर रहे हैं, सबसे प्राइमरी हमारा ये क्या है, हेल्थ कॉन्शियस। हम किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो हम कोई काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, है ना। और जब काम ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो क्वालिटी है वर्क का वो गिरते जाता है। और इसके कारक कौन कौन से हैं, तो ये सारे हैं। अब मान के चलिए कि लगभग 40 to 60%, जो 40 से 60%, ध्यान से सुनिएगा, जो बीमारी के कॉज हैं वो वाटर के कारण होते हैं, पानी के कारण। गांव के क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं बहुत आती है, छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को क्या होता है, पानी के कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं, केवल पानी के कारण। मैं इसमें से केवल एक ही बात कर रहा हूं अभी, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा समस्या है। और हेल्थ जहां पे बात आएगा वहां पे लोग पैसे नहीं देखते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण आप सोच लीजिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपके हेल्थ से बड़ा भी कुछ है, तब आप मान के चलिए कि ये कोई चीज नहीं। लेकिन आप मान के चलते हैं कि नहीं हेल्थ है तो सब कुछ है, तब ये चारों चीज बहुत जरूरी हो जाते हैं। और इसलिए कहा गया है हम ग्रीन स्किल क्यों सीख रहे हैं, तो हम इन चीजों पे अपना कमांड कर सकें और इन चीजों पे हमारा जो ज्ञान का स्तर है वो बढ़ सके, ताकि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके। ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन स्किल नहीं, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके। तो 4 चीजों को ध्यान रखना है, इन्हीं 4 चीजों में सब कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्स जो है कंबाइंड हो जाते हैं, और इसी को हमको बचाना है, ठीक। तो देखते हैं एयर, आप पहले बताइए, अब आप, मैं नहीं बढ़ रहा, आप एयर कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या कीजिएगा। 10 मिनट का समय है, जल्दी बोलिए। या ऐसे समझिए कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कीजिएगा, ये सबसे सिंपल तरीका है। गुरुजी सबसे पहले तो और गार्बेज नहीं चलाएंगे। बारी बारी चलाइए से नहीं। अनु को बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। हाँ बोलो अनु। गुरुजी हम लोग पेड़ को काट के उसको जलाएंगे नहीं, और क्लोथिन वगैरह को ज्यादा जलाना नहीं चाहिए, और पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ठीक, और कोई? गुरुजी व्हीकल्स का कम यूज करेंगे। ठीक, जो गुरुजी इंडस्ट्री में से जो पॉल्यूशन निकलता है उसको रोकेंगे। ठीक। अच्छा पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। What is the major factor that causing air pollution? What is the major factor that causing air pollution? एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारक क्या है बताइए? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। नहीं नहीं नहीं। यूज ऑफ व्हीकल्स इन लार्ज अमाउंट। आप देखिए, अब ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री कर रहा है, व्हीकल्स कर रहा है, ऐसा नहीं कहें। क्या कहेंगे? जहां भी CO2 का इमिशंस हो रहा है, जहां भी कार्बन से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या करेगा? एयर पोल्यूशन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जी करेगा। तो इमिशंस ऑफ कार्बन को कम करना इज अवर प्राइमरी फोकस।
तब हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जिससे धुआं निकल रहा है, सपोज करो कि वो क्या है, उसमें से कार्बन है ही, उसमें कार्बन है ही, तो उन चीजों को कम करना जिससे कार्बन की कमी हो जाए, तब हम एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा एक लाइन में जवाब क्या होना चाहिए कि कंट्रोलिंग ऑफ इमिशंस ऑफ CO2 गैसेस। ठीक, चलिए उसी तरह वाटर बताइए, वाटर को कंजर्व करने का क्या तरीका है, या वाटर पॉल्यूशन को कम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बोलिए। सिद्धि गोपाल बोलो। सबसे पहले हम तो इंडस्ट्रीज जो है वेस्ट को वाटर में ना डालें। बिल्कुल सही। और दूसरा बोलने दो, रुचिता बोल रही थी, रुचिता बोलो। गुरुजी हमें मतलब गार्बेज को नहीं डालना चाहिए पानी में, और नहीं प्लास्टिक्स वगैरह नहीं डालना चाहिए। सही है। और अच्छा, घर पे हम कैसे पानी पीते हैं, ढका हुआ पानी पीते हैं, बॉयल किया हुआ पानी पीते हैं, ये सब भी ध्यान रखना चाहिए, इससे भी पॉल्यूशन होते हैं। पानी पीने वाला पानी आप खुले छोड़ दिए, उसको पी रहे हैं, हो सकता है कि कुछ उसमें ये हो जाए, तो ये एकदम बेसिक लेवल पे, ये मैं इंडस्ट्री लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल पे, घर पे। ठीक, इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, इंडस्ट्री के सीधे जो सीवर्स है, जो पाइप है, उसको ले जाके पानी वाले क्षेत्रों में नहीं डालें। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। लैंड बताइए, लैंड कंजर्वेशन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? गुरुजी हम लोग को ज्यादा ही, बोलो, अनु बोल रही है, बोलो, फिर अंशु बोलेगी। हम लोग को ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं लोग, जो हम लोग को सॉइल को खराब करता है। अच्छा ठीक है, फर्टिलाइजर का कम प्रयोग करना, ये बचाने के लिए हो सकता है। और बोलिए, अंशु बोल रही थी, बोलो अंशु। और कोई बोलेगा, बोलिए। सिद्धि गोपाल बोल रही है, बोलो। हम लोग घर पे भी गार्बेज को रोड पर ना फेंके। तुम फेंकती हो? सिद्धि, गुरुजी अगर गार्बेज जैसे हाँ, गार्बेज को सब्जी, डिटरमाइन भी करना। हाँ, गार्बेज मीन सब्जी का वगैरह, सब्जी का छिलका वगैरह हम लोग सॉइल में डालेंगे तो उसका फर्टिलिटी बढ़ेगा और वो उतना यानी सॉइल नहीं गार्बेज को खराब। कैटेगराइज करना है ना, गार्बेज किस कैटेगरी का है ये भी ध्यान रखना। अब प्लास्टिक है तो उसको प्लास्टिक अलग, को प्लास्टिक, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, अलग करेंगे। बोलिए बोलिए, साक्षी बोल रही, बोलिए। गुरुजी, जो डिकम्पोज होने वाले मटेरियल नहीं होते उनको मिट्टी के अंदर नहीं डाले। बिल्कुल सही। चलिए एनर्जी के बारे में गुरुजी हम बताइए। ओवरहीटिंग को चेंज कर सकते हैं। फिर से रुचिता क्या कर रही थी, रुचिता फिर से बोलो। रुचिता अभी क्या कर रही गुरुजी थी? चेकिंग ऑफ ओवर गेजिंग। ओवर गेजिंग, जी। चलिए ठीक। एनर्जी के बारे में बताइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाउ वी कैन परफॉर्म कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में बताइए। अब मैं पूछ रहा हूँ, खुशी बताएगी, खुशी कुछ नहीं बोल रही है, खुशी बताओ। खुशी अग्रवाल बताओ, एनर्जी को कैसे कंजर्वेट करेंगे? गुरुजी हम बताएं? तुम ही सब बता दे रही हो, ये बाकी लोग कथा सुनने आए हैं क्या? सारे लोग क्यों नहीं बता रहे हैं जी? साक्षी बताओ, एनर्जी कंजर्वेट करने या प्रिजर्व करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? ये सब लगता है लगा के कहीं सोने चला गया है। हंसिका बताओ, तुम ही बताओ क्या करना। चलो हंसिका बता रही है, हंसिका को बता दीजिए, फिर आप बताइएगा। गुरुजी हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज काम भर ही करेंगे, मतलब लाइट को जला हुआ नहीं छोड़ देंगे अगर हमें काम नहीं है तो।
बिल्कुल सही। ये और बेस्ट गुरुजी तरीके से हम काम कर सकते सोलर हैं। जर्नी भी स्टार्ट कर सकते एकदम हैं, बिल्कुल सोलर सही, जर्नी। बिल्कुल सही। एकदम जो है ना, सोलर जो है रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। सोलर जो है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो इसको भी प्रेरित करना, ताकि हमारा जो है पॉल्यूशन का लेवल जो है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी अभी उत्पादन होता है, जिससे बन रहा है, उसमें सबसे बड़ा चीज किस चीज का प्रयोग हो रहा है? तो कोयले का, है ना। यानी तापीय बिजली से ही हमारा भी सब चीज काम चल रहा है। तो अगर जब भी कोयला जलेगा तो कार्बन इमिशन होगा, 100% है। और कार्बन इमिशन होगा तो यह भी पॉल्यूट होगा और एनर्जी एनर्जी के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो हमको कोई ऐसा सोर्स फाइंड करना पड़ेगा जो रिन्यूएबल हो, और रिन्यूएबल के लिए सोलर एनर्जी इज द बेस्ट, और उस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेचुरल रिसोर्स में 4 चीजों को ध्यान रखेंगे: एयर, वाटर, लैंड और एनर्जी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस फिगर से। आप 2 मिनट का समय है, जल्दी नोट कीजिए। एयर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, ये हम 4 चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए एक काम है ना, इधर इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा दिया गया है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रोजेक्ट बनाना है। कब जमा करना है? तो जमा करना है आपको 16 फरवरी को, वेडनेसडे को। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगा। सर समझा दे प्रोजेक्ट में क्या करना है। ये हमको नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, इस पे एक पोस्टर बनाना है। और जिसका पोस्टर सबसे अट्रैक्टिव रहेगा उसको यूट्यूब पे फीचर किया जाएगा। यूट्यूब पे फीचर का मतलब क्या, कि उसको यूट्यूब पे उससे पूछ के उसका एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक, कार्डबोर्ड पे बनाए तो अति उत्तम, A4 पेपर पे भी बना सकते हैं, प्लेन A4 पेपर पे। आज के लिए इतना ही, कभी भी कट सकता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। 16 तक इसको जमा करना है। ठीक है, बोलिए जी, किसी को कोई दिक्कत?